नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आज की बात में आज मैं आपके साथ रहूंगा। रजत जी इस वक्त मसूरी में है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन की शादी के समारोह में शामिल होने के लिए वो वहां गए हैं। ऋषभ पंत के परिवार में ये दोहरी खुशी का मौका है। एक तो टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ऋषभ पंत चैंपियन टीम का हिस्सा थे और 2 दिन पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर टीम वापस आई है। और दूसरा उनकी बहन की शादी है। ये ऋषभ पंत के लिए इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पिता राजेंद्र पंत का 8 साल पहले देहांत हो चुका है। अब परिवार में ऋषभ पंत के अलावा उनकी मां सरोज पंत और बड़ी बहन साक्षी पंत हैं। बड़ी बहन की शादी की पूरी जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पर थी। ऋषभ पंत की बहन साक्षी उनसे 3 साल बड़ी हैं। साक्षी की शादी लंदन के बिजनेसमैन अंकित चौधरी से हो रही है। कुछ महीनों पहले ऋषभ पंत आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई थी। एक्सीडेंट के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदली, कैसे उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर फिर से खुद को फिट किया, फिर से टीम में वापसी की। उस वक्त ऋषभ पंत ने रजत जी से अपनी जिम्मेदारियों का जिक्र किया था। बहन की शादी को लेकर उन्होंने क्या क्या प्लानिंग की, सब कुछ उन्होंने बताया था। उस वक्त ऋषभ पंत ने रजत जी से अपनी बहन की शादी में आने की रिक्वेस्ट की थी। रजत जी ने शादी में जरूर आने का वादा किया था, इसलिए आज रजत जी और रितु जी खासतौर पर ऋषभ पंत की बहन की शादी में शिरकत करने मसूरी पहुंचे हैं। उनके साथ महेंद्र सिंह धोनी समेत कई क्रिकेटर्स हैं। इंडिया टीवी की तरफ से साक्षी को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल इस वक्त रजत जी आपके साथ होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज संभल से 2 अपडेट आए हैं। पहला यह है कि हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद का रंग रोगन कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को एएसआई की देखरेख में 1 हफ्ते के अंदर मस्जिद में व्हाइट वॉश कराने का आदेश दिया। दूसरा अपडेट यह है कि होली के दिन किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, इसके लिए जामा मस्जिद समेत संभल की 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है। 14 मार्च को होली है और उसी दिन रमजान का दूसरा जुमा भी है। हालांकि प्रशासन ने यह तो पहले ही क्लियर कर दिया है कि संभल में 2 बजे तक हिंदू होली खेलेंगे और जामा मस्जिद में 2:30 बजे जुमे की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन इससे पहले पूरे शहर में होली के जुलूस निकलते हैं और जुलूस के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, मस्जिद पर कोई रंग ना पड़े, इसलिए जुलूस के रूट पर पड़ रही 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का फैसला किया गया है। प्रशासन ने यह फैसला भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय की सहमति से पीस कमेटी की मीटिंग में लिया है। जुलूस होली का जो है पूर्व की भांति परंपरागत मार्ग से निकाला जाएगा और यहाँ पर जुलूस मार्ग पर 10 धार्मिक स्थल पड़ते हैं जिन्हें दोनों पक्षों के सहयोग से और सहमति के आधार पर ढका जाता रहा है। इस बार भी ढकने की कार्रवाई की जा रही है। परंपरागत रूप से 2 जुलूस निकलते हैं जो कि एक 8 बजे से 11 बजे तक का है और फिर 11 बजे से 3 बजे तक का जुलूस निकलता है। और इस जुलूस में जो मुख्य रूप से है ये सभी मस्जिदें पड़ती हैं और धार्मिक स्थलों को इसीलिए ढका जा रहा है। और इस तरह एक लंबा समय है जहाँ पर जुलूस निकलता है और इसी के बीच जो नमाजें होती हैं अलग अलग मस्जिदों में करीब 11 बजे से 1:30 बजे तक समाप्त होती थी। तो इस अवधि में जुलूस निकलता जाएगा। वहाँ सभी से वार्ता कर ली गई है और जो स्थानीय लोग हैं वही जुलूस वो नमाज में पढ़ेंगे मस्जिदों में। और इस तरह से व्यवस्था की गई है कि जुलूस के जहां जहां से निकलेगा इसके पूरी नमाज अदा हो जाएगी। संभल में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी खुद सड़कों पर हैं। पूरे शहर में लगातार पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च हो रहा है। पीस कमिटीज की मीटिंग्स हो रही हैं। आज भी संभल के एडिशनल एसपी ने दोनों कम्युनिटीज के लोगों के साथ एक मीटिंग की। इसमें तय हुआ कि जिस दौरान संभल में होली का जुलूस निकलेगा तो रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों में जुम्मे की नमाज या तो जुलूस निकलने के पहले हो जाए या फिर जुलूस निकलने के बाद अदा की जाए। मस्जिदों के इमामों ने भी इस पर सहमति दी है। गुलजार हसन नाम है, एक रात वाली मस्जिद से एक रात वाली बरकादी मस्जिद। आज दोनों कमेटी के लोगों के साथ मीटिंग हुई है, पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। क्या तय किया है आप लोगों ने? हाँ ना, वो उन्होंने हमसे टाइमिंग पूछा कि आपकी मस्जिद में किस टाइम नमाज होती है जुम्मे की। हमने उनको बताया 1 बजे होती है। बोला ये आपकी ये मस्जिद से जो जुलूस निकलता है वो किस टाइम निकलता, तो वो निकलता 2 से 2:15 बजे। हम 1 बजे नमाज शुरू करते हैं, लगभग 1:30 बजे नमाज से हम अपनी फारिग हो जाती है। जब तक 2 से 2:15 बजे आएंगे जब तक तो हम अपनी नमाज से फारिग हुए होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जुलूस जहाँ देर से निकलेगा वहाँ नमाज थोड़ी देर से हो जाएगी। अच्छा, जिस मस्जिद के पास जुलूस देर से पहुँचेगा वहाँ अपने टाइम से नमाज हो जाएगी। बस। आप किस मस्जिद की तरफ से हैं और आपके यहाँ कितने बजे नमाज होने वाली? मैं लधनी वाली मस्जिद से हूँ, नासिर सलमान नाम है मेरा। हमारे यहाँ 1 बजे नमाज। और जुलूस कितने बजे वहाँ से निकलेगी? वहाँ से 2 बजे के लगभग। असल में संभल में होली के दिन 2 जुलूस निकलते हैं।
पहला जुलूस सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच होता है और दूसरा जुलूस सुबह 11 बजे निकलता है, जो करीब 3 बजे तक शहर के अलग अलग मोहल्लों से होकर गुजरता है। दूसरे जुलूस की टाइमिंग जुम्मे की नमाज के वक्त से क्लैश ना करे, इसलिए सारी कोशिशें हो रही हैं। होली का जुलूस शाही मस्जिद के करीब से भी गुजरेगा, लेकिन जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली ने कहा कि ना उन्हें पीस कमेटी की मीटिंग में बुलाया गया, ना उन्हें यह मालूम है कि जामा मस्जिद में नमाज का वक्त बदला गया है। जफर अली ने कहा कि वो शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर हैं, इसलिए नमाज के वक्त का फैसला वो ही करेंगे। ये प्रशासन ने पीस कमेटी में किन लोगों से राय मशवरा सलाह मशवरा करके ये टाइम तय किया है, इसकी जानकारी हमें कोई नहीं है, क्योंकि पीस कमेटी की मीटिंग में ना तो हमें बुलाया गया था और ना ही हम वहां मौजूद थे और ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि वहां मौजूद था। अब किसी ने उनसे कह दिया, क्या कह दिया, ये हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन शाही जामा मस्जिद के चूंकि हम इंतजामिया हैं, तो ये शाही जामा मस्जिद संभल में बरसों से सैकड़ों सालों से यही होता चला आया है कि वहां हमें ही तय करते हैं और इसका हक भी हम ही को हासिल है। हमारे अलावा किसी को भी इसका हक हासिल नहीं है कि शाही जामा मस्जिद में नमाज किस वक्त अदा होगी। बहरहाल ये हमें तय करना है। अभी इस टाइम तक अभी ये तय नहीं है कि किस टाइम नमाज हम ऐलान करेंगे। ये बात जफर अली ने दोपहर में कही थी, लेकिन अब उनका रुख बदल गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली ने अब से थोड़ी देर पहले यह कहा कि उन्होंने इंतजामिया कमेटी में राय मशवरे के बाद यह तय किया है कि वो होली के जुलूस को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। हिंदू समुदाय के जुलूस के वक्त को देखते हुए जामा मस्जिद में दोपहर 2:30 बजे नमाज होगी। चूंकि संभल में जहां से होली का जुलूस निकलना है वो बेहद सेंसिटिव इलाका है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। संभल में 27 क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाई गई हैं। पूरे संभल को 6 जोन और 29 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर में मैजिस्ट्रेट लेवल के अफसर की ड्यूटी है। 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन से भी पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी एक्टिव कर दिया गया है। प्रशासन भरोसा दे रहा है कि संभल में होली के मौके पर किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी। पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है और पीस कमेटी की मीटिंग में हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों ने प्रशासन को सहयोग देने का वादा किया है। योगी आदित्यनाथ भी आज एक सेमिनार के दौरान संभल पर बोल रहे थे। योगी ने कहा कि अब संभल अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है। संभल में 68 तीर्थों में से 18 को खोजा जा चुका है। 19 कुएं तलाशे जा चुके हैं। योगी ने कहा कि जो लोग आज तमाम तरीके का दुष्प्रचार कर रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि संभल का इतिहास 5000 साल पुराना है और सरकार संभल के पुराने स्वरूप को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रही है। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं। वहां पे 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे?
इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जो लोग औरंगजेब जैसे क्रूर विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं, उन्हें अपने डीएनए की जांच करवानी चाहिए। योगी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों की तारीफ करते हैं, उनकी डीएनए की जांच के बाद जो सच्चाई आएगी, उसके बाद उनकी बोलती बंद हो जाएगी। इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक मुसलमान रहता है। इंडोनेशिया को जो नेशनल फेस्टिवल है वो रामलीला है। करेंसी जो वहां की चलती है, मुद्रा जो चलती है वहां की, वो गणपति के नाम पे चलती है। एयरलाइंस गरुड़ के नाम पर है, भगवान विष्णु की सवारी। उससे इनको सबक लेना चाहिए। और जो उन्होंने अंतिम वक्तव्य भारत में रिपब्लिक डे के अवसर पर कहा था, उन्होंने कहा कि अगर मेरा डीएनए की जांच होगी तो भारतीय डीएनए होगा। तो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने इस डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। और विदेशी आक्रांताओं को महामंत्रित करना बंद करें, अन्यथा संबल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। योगी आदित्यनाथ की यह बात उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो सनातन के खिलाफ बात करते हैं, संभल में सरकार के एक्शन पर सवाल उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में भी कह चुके हैं कि जल्द संभल का पुराना वैभव लौटेगा, और आज वो होता दिख रहा है। होली के मौके पर संभल में प्रशासन की जो तैयारी है और संभल के लोगों का जो रुख है, उससे इतना तो तय है कि संभल में इस बार की होली पहले से अलग होगी और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। होली और रमजान को लेकर सियासत आज बिहार में भी हुई। दरअसल जुम्मे की नमाज और होली के त्योहार शांति से निपट जाएं, इसके लिए दरभंगा में डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस बैठक में प्रशासन के अफसर और दरभंगा की मेयर अंजुम आरा समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। लेकिन मीटिंग के बाद मेयर अंजुम आरा ने कह दिया कि उन्होंने प्रशासन को सुझाव दिया है कि जुम्मे की नमाज का वक्त तो बदला नहीं जा सकता, होली को 2 घंटे के लिए रोक दिया जाए। दरभंगा में 12:30 बजे से 2 बजे तक होली ना खेली जाए। अंजुम आरा ने कहा कि जुम्मे की नमाज और होली साथ साथ हुए तो माहौल खराब होने का खतरा है। सुनिए, मुख्य बात यह है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरे बात जुमा भी है, तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है? क्या प्रशासन से आपने बात किया है? प्रशासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है? जी बिल्कुल। अंजुम आरा का यह बयान विवाद की जड़ बन गया। बीजेपी के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने अंजुम आरा को आतंकवादी मानसिकता वाला बता दिया। ये ठाकुर वही नेता हैं जिन्होंने मुसलमानों को नसीहत दी थी कि होली के दिन वो अपने घरों से ना निकलें। आज उन्होंने कहा कि अंजुम आरा कौन होती है हिंदुओं के त्योहार पर रोक लगाने वाली? दरभंगा में 1 मिनट के लिए भी होली नहीं रुकेगी। दरभंगा की मेयर गजवा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है, और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। होली नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। अंजुम आरा के बयान पर जनता दल यूनाइटेड को एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वो जेडीयू की ही नेता है। हालांकि अंजुम आरा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर दरभंगा की मेयर बनी थी, लेकिन 2023 में ये जेडीयू में आ गई थी। इसलिए अंजुम आरा के बयान के बाद सारा फोकस जेडीयू पर आ गया। हालांकि जेडीयू ने अंजुम आरा के बयान से पल्ला झाड़ने में भी देर नहीं की। जेडीयू के महासचिव अशोक चौधरी ने कहा कि अंजुम आरा जैसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। हम लोग उनके बयान से कोई रास्ता नहीं रखते हैं, गलत बयान है। इस तरह का बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान है। होली के दिन आप होली बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, सब गलत बयान है। प्रेम
भाईचारा के साथ बिहार चलता है। सब लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर, हमारे नेता का नारा है पूरा बिहार मेरा परिवार और न्याय के साथ विकास। तो किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ इस तरह का तो बिदंगरा देने वाला बयान है ना, सिर्फ मीडिया में चाहने के लिए कोई बयान वो गलत है। सब बयान से हम लोग तफरका नहीं रखते हैं। पार्टी के स्तर पर कार्रवाई ऐसे लोगों पर करना चाहिए। नहीं, जेडीयू की है कि नहीं है, कहाँ है अब तो पता नहीं। ऐसे लोगों के साथ तो पार्टी को निकाल ही देना चाहिए, ऐसे लोगों को, गलत बयान है। बात बढ़ गई तो अंजुम आरा ने माफी मांगना बेहतर समझा। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा सिर्फ ये थी कि दरभंगा में दोनों कम्युनिटी के लोग खुशी से अपने अपने त्योहार मनाएं, अमन शांति बनी रहे। लेकिन जिस तरह बीजेपी के नेताओं ने उन्हें आतंकवादी कहा, उससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है और जो है सुबह से मेरे पास हर तरह के आदमी आ रहे हैं। मुझे कोई जो है बांग्लादेशी कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है। तो मैं मीडिया कर्मी भाइयों से ही कहना चाहती हूँ कि अगर ठीक है, आप मेरे बारे में जांच करा लीजिए। अगर कुछ ऐसा पुख्ता सबूत मिलता है तो मेरे पे जो सख्त कार्रवाई होती है वो आप करवाइए। अब भाजपा हमलेबार है या कोई पार्टी हमलेबार है तो उससे उनका सोच तो हम नहीं रोक सकते। उनको जो सोचना है वो सोचे। लेकिन मेरी मंशा बस इतनी थी कि दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। अंजुम आरा ने सुबह अपने सपोर्टर्स को खुश करने के लिए होली को 2 घंटे रोकने का स्टेटमेंट दिया था। जब उन्हें यह समझ आ गया कि उनका यह बयान उनकी पॉलिटिक्स पर ही फुल स्टॉप लगा सकता है, तो शाम होते होते उन्होंने माफी मांग ली। बेहतर यह होता कि पहले ही वो सोच समझकर बात करती। बिहार में आज नीतीश कुमार और राबड़ी देवी की भिड़ंत की भी खूब चर्चा हुई। असल में आज विधान परिषद में राबड़ी देवी बजट पर बोल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में ही मौजूद थे। राबड़ी देवी ने आरोप लगा दिया कि नीतीश के राज में बिहार में कोई काम नहीं हुआ। इस पर नीतीश कुमार उखड़ गए। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि 2005 से पहले बिहार का डेवलपमेंट रुका हुआ था, दंगे होते थे, महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी। इसके बाद नीतीश और राबड़ी में बहस शुरू हो गई। राबड़ी देवी ने नीतीश से पूछा कि 2005 से पहले कुछ नहीं हुआ तो पुरानी फाइल निकलवा के देख लीजिए। इसके बाद भी नीतीश कुमार अपने कामों की लिस्ट गिनाते रहे। राबड़ी देवी टोका टाकी करती रही। अब नीतीश कुमार झल्ला गए। उन्होंने कहा कि लालू ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के सिवाय और कुछ नहीं किया। नीतीश की इस बात पर राबड़ी भी भड़क गई। उन्होंने कहा कि नीतीश ने महिलाओं का अपमान किया है। आरजेडी के एमएलसी भी हंगामा करने लगे, लेकिन नीतीश कुमार ने बोलना जारी रखा। इसके बाद आरजेडी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जब राबड़ी देवी सदन के बाहर आई तो नीतीश कुमार ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बिहार की डेवलपमेंट के कंपैरेटिव डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाएं, जिसमें 2005 से पहले और 2005 के बाद क्या क्या हुआ उसकी डिटेल हो, तब विपक्ष का मुंह बंद हो पाएगा। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना फाइल उठा के देखिए ना, फाइल उठा के देखिए। पहले तो लोग आपका घर का लोग कपड़ा नहीं पहनता था। आप जानते हैं ना, आपका घर का लोग हम लोग आए काम किया। आप लोग पुराना देख लीजिए। तो पहुंचा देंगे। जब मैंने कहा सदन नेता जब बोल रहे हैं तो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे मानिए, के बाद कोई घर से बाहर निकलता था। बैठिए, सदन नेता खड़े हैं, माननीय मंत्री जी खड़े हैं। हम भी केंद्र में थे और कहीं रास्ता नहीं रहता था। हम लोग पैदल जाते थे हर जगह। आज कोई पैदल जाता है कि सब जगह हम लोग बनवाए। बैठिए, सब जगह एक एक चीज बना है। नगारा बजाते हैं। इन लोग का कोई काम है? इनके पति हट गए तो अपनी पत्नी को बना दिए। यही न होता है। वो कोई काम हुआ है? जिस आदमी को हम बनाए और 3 साल के बाद गड़बड़ करने लगे, इसीलिए हमने छोड़ करके अलग किया और एक एक काम किया। के द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाता है। अरे महिला का जितना इज्जत हुआ है हमेशा अपमान होता है, यह उचित नहीं। अरे गलत बात है। बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं
कि महिलाएं कितना आगे हैं। अपमानित हुआ? अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। अब हम एक रोज जो हम लोग आए 5 में, अब पहले क्या गड़बड़ था, 5 से 10 में क्या किया, 10 से 15 में क्या किया, और उसके बाद 20 तक क्या काम किया, बीच में तो ले लिए थे, बेमतलब का बात था, जब कोई काम नहीं करता था हटाए। अब हम लोग जिनके साथ थे वो सब दिन के लिए साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। विधानसभा के बाहर राबड़ी देवी आरजेडी के विधायकों के साथ धरने पर बैठ गई, नारेबाजी करने लगे। इसके बाद राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश नशा करके सदन में आते हैं। राबड़ी ने कहा कि नीतीश बार बार महिलाओं को अपमानित करते हैं। सदन में उन्हें भी नीतीश ने कई बार बेइज्जत किया, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर चला गया है। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं ने घेर रखा है। ये नेता नीतीश की बर्बादी का कारण बनेंगे। नीतीश कुमार भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं। ये पैदा कहाँ हुआ है? 2005 से पैदा हुआ है नीतीश कुमार, ऊपर से टपक गया है 2005 में। सदन में हमको 2 बार हो गया अपमानित करने। ऐसा मुख्यमंत्री होता है, ऐसा मुख्यमंत्री होता है बिहार के। ये उनका पीछे लगा हुआ 5-6 आदमी, वही लोग सिखाता है, पीछे पीछे जाता है, पीछे पीछे आता है, कान में फूकते रहता है, इसे बोलिए ऐसे बोलिए, वही लोग बोलवाता है। भाजपा के गोद में है, उनको कान भरता है भाजपा के लोग। और जो इनका पार्टी में है 3-4 आदमी, ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी जी है, अशोक चौधरी हैं, यही लोग है, कान में फूंकते रहता है, भड़काते रहता है। उनको बेइज्जत अपने लोग करता है, उनका पार्टी के लोग बेइज्जत करता है कि ऐसा बात बोलिए, वही लोग सिखाता है। यही लोग 5 आदमी खाएगा उनको, नीतीश कुमार को। ये सब हो गया तो तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें तो नीतीश की हालत पर चिंता होती है। नीतीश कुमार बीमार हैं, वो सदन में तरह तरह के इशारे करते हैं, सदन के अंदर उनकी हरकतें बताती हैं कि वो नॉर्मल नहीं है, इसलिए उन पर गुस्से की बजाय तरस आता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश को संवैधानिक पद की गरिमा को समझना चाहिए और तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो महिलाओं पे गरमाएंगे ना। बताइए, आप देखिए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, हम तो अब क्या ही बोलें इस पर। हम तो कहेंगे कि भाई भगवान जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करे। अब हालत जो है गंभीर हो गया है, बिहार के लोगों को चिंता करनी चाहिए। सबको, हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि सरकार कैसे चल रही है इस अवस्था में। ऐसे आदमी के हाथ में कमान है जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा, और सोच भी रहे लोग। लेकिन इस तरह का बयान हमने इसके हस्बैंड को बनाया, उसके हस्बैंड को बनाया। अरे लालू जी ने तो कितने प्रधानमंत्री को बनाया, आपसे पहले तो कई बार वो एमएलए एमपी बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी को तो तेजस्वी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। कहाँ लालू जी पे जा रहे हो? कोई कंपैरिजन है लालू जी या नीतीश कुमार जी का? ना नीति है नीतीश कुमार जी के पास, ना सिद्धांत है, ना विचारधारा है। सब कोई जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी कब पलट जाए, कब इधर हो जाए, कोई गारंटी ले सकता है क्या? तो इसलिए नीतीश कुमार जी का इस तरह का जो बयान आ रहा है, स्थिति नाजुक है, उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बीमार कहा तो नीरज कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश तो बीमार नहीं है, लेकिन तेजस्वी ये बताएं कि क्या लालू बीमार नहीं है? अगर लालू बीमार हैं तो उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया हुआ है? क्या तेजस्वी अपने पिता का इस्तेमाल रबर स्टैंप की तरह कर रहे हैं? उनके पति का किडनी किस लिए खराब हुआ था, जरा इसका भी खुलासा कर दें। कोई इन्फेक्शन था, क्या था? माननीय नीतीश कुमार जी के पुत्र ने तो साफ तौर पर दावा किया कि मेरे पिता 100% स्वस्थ हैं। क्या तेजस्वी यादव इस बात का दावा करेंगे कि उनके पिता 100% स्वस्थ हैं? अगर वह स्वस्थ नहीं है तो उसका कारण क्या है?
किडनी का रोग क्यों हुआ, उनको ट्रांसप्लांट क्यों करना पड़ा, यह बताएं तेजस्वी यादव यह बताएं कि आखिर माननीय लालू प्रसाद जी क्या राजनीति में मजबूरी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अस्वस्थ रहने के बावजूद उनको कायम रखे हुए हैं, या राजनीति के वो फोटो स्टेट है, क्या है वो। यह सही है कि नीतीश कुमार आजकल छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए खुद खड़े हो जाते हैं, गुस्से में अपनी बात कहते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह भी है कि नीतीश बार बार यह कहते हैं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, कानून व्यवस्था को ठीक किया, लालू के राज में बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थीं, अब बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं। विपक्ष को उनकी यह बात बुरी लगती है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का इल्जाम लगा रहे हैं, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ही मुद्दा बना रहे हैं। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार के अगले इलेक्शन में महिलाओं का वोट डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि बिहार के ज्यादातर पुरुष कामकाज और नौजवान वोटर्स पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में राज्य से बाहर रहते हैं। 70% घरों में सिर्फ महिलाएं और बुजुर्ग हैं, इसलिए सारी पार्टियों का फोकस महिलाओं पर है, यानी सारा झगड़ा वोट का है। अब खबर बंगाल से। आज पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के एक बयान पर खूब हंगामा हो गया। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने कल विधानसभा के बाहर कहा था कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनी तो वो सारे मुसलमान विधायकों को सदन से बाहर फेंक देंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के अंदर और बाहर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ एक्शन की मांग की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी का बयान संविधान के खिलाफ है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है और वो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। ममता ने कहा कि बीजेपी नकली हिंदुत्व लेकर घूम रही है, हिंदुत्व के नाम पर लोगों को लड़ा रही है, लेकिन वो बंगाल में बीजेपी की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगी। तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी पर कैसे हमला किया यह आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको शुभेंदु अधिकारी का वो स्टेटमेंट देखना चाहिए जिसको लेकर यह सारा हंगामा हो रहा है। असंविधानिक অধ্যত্ত এই কাজ কেজরিওয়াল করেছিল। বিজেন্দ্র গুপ্তা একা বিজেপির এমএলএ ছিলেন, বাইরে ফেলেছিলেন। আজকে বিজেন্দ্র গুপ্ত স্পিকার বিমান ব্যানার্জিকে, মমতা ব্যানার্জিকে হারাবো আর ওদের দলে যে কটা মুসলমান এমএলএ জিতে আসবে, বিজেপি সরকারে আসবে, চ্যাংদোলা করে তুলে রাস্তায় ফেলবো। এই রাস্তায় ফেলবো, এই রাস্তায় ফেলবো, 10 मास पर এই রাস্তায় ফেলবো। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान को ममता सरकार के मंत्री फरहाद हकीम ने देश विरोधी बताया। फरहाद हकीम ने कहा कि बीजेपी को गुंडों और असामाजिक तत्वों की पार्टी है और बंगाल में किसी की गुंडागर्दी नहीं चलती। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल से साफ हो जाएगी। हम इलेक्टेड एमएलए जो जाते हैं, किसी का बाप का क्षमता नहीं है ये हमको असेंबली से उठा के बाहर फेंक दे, क्योंकि इलेक्टेड बाय द पीपल। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसान को यह हक देता है जो अपने एमएलए चुनने के लिए, और एमएलए को इंसान के बात करने के लिए, अवाम की बात करने के लिए, पब्लिक के बात करने के लिए, असेंबली में खड़ा होने के लिए। ये सब जो बात कर रहे हैं ये है डिविजनल पॉलिटिक्स। डिवीजन करके हिंदू मुसलमान करते हैं, बंगाल में ये नहीं होता है। असल में बीजेपी एक हुलिगन का पार्टी है, एक बेशर्म का पार्टी है, जिसको बांग्ला में कहता है असभ्य बर्बर, ये चीज का पार्टी है। और शुभेंदु भी वहां जाके ऐसा ही बन गया है। हमें कोई नहीं हरा सकता। ममता बनर्जी, विमान बनर्जी दूर, अब बीजेपी अपने आप को यहाँ पर और 2-4 मिल गया तो अलग बात है, नहीं तो बीजेपी अब खत्म होने वाला है बंगाल से। बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर हिंदुओं की आवाज दबाने का इल्जाम लगाया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी को इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि वो विधानसभा में हिंदुओं के मुद्दे को उठा रहे थे। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी हिंदुओं की एकजुटता से डर गई हैं। 2026 में उनकी हार तय है। विधानसभा के अंदर में बात करने नहीं दिया जा रहा है। हिंदू का मंदिर, हिंदू का भगवान जी को खत्म कर दिया जा रहा है, तोड़फोड़ किया जा रहा है। वो बात करने नहीं देगा, कोई पुलिस एक्शन नहीं देता है। कोई विषय जो मैंने एकदम
बंगाल के लोगों को ये कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो इशू लेकर बात करने नहीं देगा। बात करने जाएंगे तो आज बोल रहे हैं कि आप लोग सब जालियाती हिंदू है। वही असल हिंदू है। मछली और मांसो खाकर रेड रोड में जाकर बुर्खा पहनकर नमाज पढ़ता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वही असली हिंदू है। तो असली हिंदू क्या कर सकता है ना। समाज को तोड़ रहे हैं, ये सीएम कह रहे हैं कि आप लोग समाज को विभाजित कर रहे हैं। हम लोग समाज को जोड़ रहे हैं, हिंदू को जोड़ रहे हैं, और वही उसका डर है। आज तक हिंदू यूनाइटेड नहीं था, अभी हिंदू यूनाइटेड हो रहे हैं। अभी बांग्लादेश को देखकर हिंदू यूनाइटेड हो रहे हैं। अभी कुंभ को देखकर हिंदू यूनाइटेड हो रहे हैं। तो आज हिंदू जो यूनाइटेड हो रहे हैं ना, उसको बहुत जलन हो रहा है, उसका असुविधा हो रहा है, क्योंकि और 1 साल भी नहीं है, 26 का वोट है। हिंदू ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी नेताओं के दावे को तृणमूल कांग्रेस के ने मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब कहा। कल्याण बैनर्जी ने कहा कि बीजेपी तो अनपढ़ों और गवारों की पार्टी है। बीजेपी के नेता तो बस धर्म के नाम पर समाज को तोड़ना जानते हैं, लेकिन अब बीजेपी की यह पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। स्वप्न देख का बड़ा बड़ा आदत है, समझा ना। तो उनको स्वप्न देखने दीजिए। देश का अंदर ऐसा हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ठीक होगा। तो इसी इतना मुस्लिम के लिए नफरत है बीजेपी को, तो सब मुस्लिम को निकाल दो ना देश से, हिम्मत है तो। असल में पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोटर्स की तादाद 30% है। ममता बनर्जी को मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिलता है और यह उनकी जीत का फॉर्मूला है। इसलिए अब बीजेपी बंगाल में हिंदू वोटर्स को एकजुट करना चाहती है, और यह बात तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी पता है और उन्हें इसका डर भी है। इसीलिए रोज रोज झगड़ा हो रहा है। आज महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना पर खूब राजनीति हुई। महा विकास अघाड़ी के नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अब महाराष्ट्र की माताओं बहनों से छल करने जा रही है, लाडली बहन योजना बंद करने जा रही है। असल में महायुति ने चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर सरकार उसकी बनी तो लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली रकम को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। लेकिन कल अजीत पवार ने जो बजट पेश किया, उसमें लाडली बहन योजना का फंड 46,000 करोड़ रुपए से घटा करके 36,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके बाद एकनाथ शिंदे गुट के सीनियर नेता रामदास कदम ने कहा कि जब राज्य के पास बजट ही नहीं है तो लाडली बहन योजना का एक्सपेंशन कैसे होगा। रामदास कदम ने तो यह भी कह दिया कि लाडली बहन योजना बंद करके जनता की भलाई के लिए ऐसी 10 योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। हे बघा, शेवटी बजेट डोळ्यासमोर ठेवून सगळ्या योजना चालू करायला लागतात। अंतरून बघूनच पाय बसायला लागतो। आज आपण लाडक्या बहिणीचं बजेट पाहिलं तर 30,000 कोटीपेक्षा जास्त आहे। या सगळ्या गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून आपल्याला विकासाची वाटचाल करून घ्यायला लागते ना। आणि एक जर लाडकी बहीण योजना बंद केली तर आणखी 10 योजना पण चालू करता येतील की। सगळी सोंग करता येतात, पण पैशाचं सोंग करता येत नाही। रामदास कदम के इसी बयान को महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मुद्दा बनाया। विधानसभा में सरकार से सवाल पूछे। कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार महिलाओं के साथ धोखा कर रही है। इसी भी सवाल पूछा गया था विरोधी पक्ष की ओर से कि आप लोग 1500 से 2100 कब करने वाले, उसका कोई जवाब नहीं मिला। और हमने कहा था कि कितने महिलाओं को लाभ मिल रहा है, तो पिछला जो अक्टूबर में था 2024 में, उससे बढ़ाकर उन्होंने बात की। ये बड़ा नहीं, ये झूठ बात थी। ये सरकार जो झूठा जुमला पेरकर, झूठा आश्वासन देकर महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रही थी। वहीं लाडली बहन योजना का बजट कम करने और लाभार्थियों में कटौती करने को आदित्य ठाकरे ने फडणवीस सरकार की बेशर्मी कहा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महायुति अपना चुनावी वादा तक नहीं निभा रही है, क्योंकि उसने महाराष्ट्र को कर्ज के बोझ में दबा दिया है। एक अलग प्रकार की शेमलेसनेस लगती है। जो भी वचन आपने चुनाव में दिए हो उसके खिलाफ जाने के। अगर आप देखें तो लाडली बहना योजना जो थी उनकी, आज भी हम सवाल यही कर रहे हैं कि आज भी 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं, उसमें से जो लिस्ट है उसको तो कट लग रहा है। फडणवीस सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने लाडली बहन योजना बंद करने के दावे को गलत बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठ फैला रहा है। लाडली बहन स्कीम न सिर्फ जारी रहेगी बल्कि आगे चलकर इस योजना की रकम को बढ़ाया भी जाएगा।
कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, इसमें हमको क्या सुनना, आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। लाडली बहनों को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे कि क्या योजना जारी रहेगी? बहनों को सम्मान के साथ में महाराष्ट्र में 1500 रुपए मिलने का जो तय हुआ था वो चल रहा है। आगे आने वाले समय में हमारी जो घोषणा है उस पर भी अमल किया जाएगा। अब सरकार कह रही है कि लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी। अब विपक्ष ये सवाल पूछेगा कि इस योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में कटौती क्यों की जा रही है, बजट क्यों कम किया जा रहा है। जब इसका जवाब मिलेगा तो विपक्ष पूछेगा कि सरकार योजना के तहत मिलने वाली रकम को बढ़ाने कब जा रही है। कुल मिलाकर यह ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी सियासत होती रही। अब कुछ अच्छी तस्वीरें आपको दिखा दें। महाराष्ट्र के ताडोबा टाइगर रिजर्व से बहुत शानदार तस्वीरें आई हैं। यहां उमरेड करांडला के जंगलों में एक बाघिन अपने 5 शावकों के साथ उछल कूद और मस्ती करती हुई दिखाई दी। नागपुर महाराष्ट्र के विदर्भ का इलाका है जहां गर्मियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर जाता है। मार्च में ही नागपुर का तापमान 40 डिग्री पहुंच चुका है। आप सोचिए, जंगल में गर्मी से राहत पाने के लिए यह बाघिन अपने बच्चों के साथ पानी में खेलती हुई दिखाई दी। उमरेड करांडला में के इस जंगल में तमाम टूरिस्ट फेरी नाम की टाइग्रेस को देखने के लिए आते थे। यह बाघिन उसी फेरी की संतान है जिसे F2 के नाम से जाना जाता है। इसके 5 शावक हैं जो जंगल की रौनक हैं। पता चला है कि यह वीडियो वाइल्ड लाइफ लवर इंद्रजीत मडावी ने रिकॉर्ड किया है। अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र में बाघों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसके मुताबिक साल 2000 में महाराष्ट्र में 101 टाइगर थे। अब उनकी तादाद बढ़कर 444 हो गई है। आज की बात में आज इतना ही।